Good evening, sir. Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Good evening. ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो लास्ट क्लास में कुछ काम हमने ये सब किया था। मिरर इमेज है ना, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये तीन चीज हमने निकाला था। ठीक है, लिखने का तरीका क्या था मैं बताया था। एक दो बार आप यूज करेंगे तो यूज हो जाएंगे, है ना। तरीका तो बता ही दिया था कि प्रॉपर तरीका, कायदा कानून क्या है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप इसका यूज करेंगे तो x1 y1 है ये पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है, मिरर इमेज इज p डैश। तो q का कोऑर्डिनेट होता था x1 प्लस a लैम्डा और y1 प्लस b लैम्डा, है ना। और मिरर इमेज का x1 प्लस 2a लैम्डा और y1 प्लस 2b लैम्डा। ठीक है, वेयर लैम्डा वाज माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए? यही था, जिससे आप दो चीज सीधा सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज निकाल लेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तो फॉर्मूला होता ही था जो हमने निकाला भी था इससे, dq वाज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ गया ना? या दो पॉइंट मालूम है तो उसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी चलेगा।
ठीक है, लास्ट क्लास की लास्ट बात ये थी। अब जरा देखिए, ठीक है, जैसे कहता है आपको कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट से 1,2, ठीक है, फ्रॉम द लाइन, लाइन आपको दिया, फ्रॉम द लाइन 2x plus 3y minus 5 equal to 0, कहता है मेजर्ड पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू द लाइन x plus 2y plus 3 equal to 0। समझ गया कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, कैसे, तो मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। सीधा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या है, तो यूनिट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेकिन अभी जो बताया है उसके मुताबिक क्या है कि एक लाइन दी हुई है, ये 2x plus 3y minus 5 equal to 0 है। एक पॉइंट आपको दे दिया है, ये पॉइंट अपना 1,2 है, ठीक है, और कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ, कैसे, तो ऐसे चल के, ये इक्वेशन इस लाइन की, समझ गए, तो कहता है ऐसे चलो और तब बताओ कि ये लाइन कितनी दूरी पर है। ये ए बी इज व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा है? यस सर। ठीक है, तो Yes, सबसे sir. सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से सीखना है कि पूछ क्या रहा है, और जब ये पता चल जाए कि पूछ क्या रहा है तो काम तो आसान है, बहुत ज्यादा इसमें तमाशा है ही नहीं। इसमें क्या, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, बशर्ते कि क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया कि पूछना क्या जा रहा है। तब देखिए हमें ए बी चाहिए, इसके लिए मैं जो करता हूँ ए बी लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। लिखा सकता है इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल में है, x plus 2y plus 3 equal to 0 के पैरेलल में है, ठीक है, और 1,2 से पास होती है। तब किसी दिए गए पॉइंट से, है ना, दिए गए पॉइंट से एक गिवन डायरेक्शन में, मतलब किसी लाइन के पैरेलल में लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो लिख लेते हैं आप। नहीं, हमने सीखा भी था कि x plus 2y plus 3 equal to 0, इसके पैरेलल में 1,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना है, तो x और y का कोफिशिएंट एज इट इज रखते हैं, और x के जगह पर x - 1 और y के जगह पर y - 2 रख लेते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ 3 होता तब भी छोड़ देते, 3000 होता तब भी छोड़ देते। यही काम हमने किया था कि किसी लाइन के पैरेलल में किसी पॉइंट से, है ना, पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना हो तो क्या करते हैं कि दिए गए लाइन में जो भी x और y का कोफिशिएंट है, अपने इस लाइन में भी x और y का कोफिशिएंट वही रखेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिर्फ x के जगह पर x - x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट और y के जगह पर y - y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन आती है। ये परपेंडिकुलर होता तो क्या करते हैं, 2 को x के साथ लगा लेते हैं और x का कोफिशिएंट जो 1 है उसको -1 बना करके y के साथ लगा, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाती है। यस सर। ठीक है, ये समझ गए? Yes, sir. यस सर। तब देखिए ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई, x plus 2y minus 5 equal to 0, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये ए बी लाइन और 2x plus 3y minus 5 equal to 0, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, यस सर। है ना। यस सर। ए बी को इस लाइन के साथ सॉल्व कर ले तो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ फॉर बी, हमें क्या करना है, Yes, sir. 2x plus 3y minus 5 equal to 0 और x plus 2y minus 5 equal to 0, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का एक अलग तरीका मैं बताऊं, देखिए दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं। ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक को हटाओ दूसरा पाओ, जैसे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते तो वही आ जाता।
लेकिन मैं दूसरा एक काम कर रहा हूँ कि जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट को ही हटा लेता हूँ, तो आ जाएगा x एंड प्लस y इक्वल टू 0। नहीं, Yes, sir. इसका मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। अब x आया कि y आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में y के जगह पर माइनस एक्स डाल दीजिए, जैसे इसी में रख देता हूँ, x माइनस ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब x कितना आ गया, -5, और x -5 आया, x मतलब b का x कोऑर्डिनेट, -5 आया तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 हो गया, बिकॉज y इज -x। हाँ, और एक और बात कि सॉल्व करके जो x और y आता है वो किसका कोऑर्डिनेट आता है, जब दो इक्वेशन को सॉल्व करके और x और y की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसका कोऑर्डिनेट आता है, मीटिंग पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। समझ गए? जैसे ही दो इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करते हैं तो मानते हैं कि इसका x सेम है, इसका y सेम है, तभी तो आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। और वो तभी हो सकता है जब वो कॉमन पॉइंट का x और y हो। तो इसीलिए सॉल्व करके हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ही कोऑर्डिनेट आता है, कॉमन पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट आता है, चाहे वो लाइन हो और या कर्व हो या दो लाइन है ना। जैसे एक मान लीजिए कर्व को दे दिया और एक लाइन है, इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसका कोऑर्डिनेट आएगा, इसका है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होता होगा उसका कोऑर्डिनेट आएगा। हो गया, बी का कोऑर्डिनेट आ गया -5, 5। तो अब ए बी डिस्टेंस तो सेकंड में निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ -5 तो +5 का स्क्वायर प्लस 2 -5 का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया, रूट ऑफ 6 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर। अब 3 बाहर ले लीजिए तो रूट ऑफ 5। समझ गया, 3 स्क्वायर बाहर कर ले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, 3√5। तो ए का दिए गए लाइन से गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है 3√5। ठीक है, Yes, sir. तो समझ गए। तो देखिए सेम स्ट्रेटजी मैंने इसमें अपनाया था ये निकालने के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए काम हमने किया था। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस था तो इसलिए परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखा, पीक्यू लाइन की इक्वेशन। अब पीक्यू लाइन और दिए गए लाइन की इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो क्यू आ गया, पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वही पीक्यू है। यस सर। समझ गए, सेम स्ट्रेटजी है, देख रहे हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, मिरर इमेज के लिए परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना है, इसीलिए हमने वो काम किया। और यहाँ पर एक दूसरी लाइन के पैरेलल में चल करके डिस्टेंस बताना था। अब देखिए, अब कुछ और अच्छी बात बता देता हूं जो कि आपको माइलेज देगा। जैसे मिरर इमेज निकालना हो कहीं, और इसे बिल्कुल कंसेप्चुअल है। जैसे किसी पॉइंट का है ना, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज निकालना, समझ गए, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज निकालना। तो जैसे पॉइंट अपना ये है x1, y1, ठीक है, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज निकालना, तो एक्स एक्सिस में इस पॉइंट का मिरर इमेज यही होगा a डैश, नहीं तो ये जितना ऊपर था a डैश उतना ही नीचे आएगा, यस सर। है ना, ये जितना ऊपर है a डैश उतना ही नीचे, मतलब सीधा x कोऑर्डिनेट का हमें को एज इट इज रखना है और y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। x1, -y1। बिल्कुल, x1, माइनस ऑफ y1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन ऑफ ए बी बताना है कुणाल? Yes, sir. ए बी का इक्वेशन बताना है क्या? नहीं सर, वो समझ गया था, वो मैंने पहले पूछा था ना आपसे। अच्छा, इसलिए समझ गया ना। Yes, sir. पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए करते हैं, एक्स और वाई का कोफिशिएंट एज इट इज रख लीजिए, है ना।
और Yes. x के जगह पर x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और y के जगह पर y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिख करके जीरो कर लेते। परपेंडिकुलर होता है तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक का साइन बदल लेते, जैसे 2 को x के पास लाकर -2 बना ले, या 2 को x के पास लगा करके सीधा छोड़ दीजिए और x का कोफिशिएंट 1 है उसको -1 बनाकर y के पास रखें, और तब x के जगह पर x माइनस 1 और y के जगह पर y माइनस 2 इक्वल टू 0 रखें, तो a से पास होने वाली लाइन जो दिए गए लाइन पर परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन आता है। Yes. ठीक है, तो ये तरीका है। Okay. तो देखिए मिरर इमेज ये आ गया x1 -y, x1 -y, ये x एक्सिस से मिरर इमेज का तरीका है। मतलब y कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज कर दी, जैसे ये 1, 2 होता तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -2, और 1, -2 हो तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। a और a डैश एक दूसरे का x एक्सिस में मिरर इमेज, ऐसे ही देखिए y एक्सिस में मिरर इमेज निकालना हो तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज है ना, -x1, y1, y1 ठीक है, x कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज कर देते। Yes, sir. 1, 2 का मिरर इमेज होता है -1, 2, ठीक है, और -1, 2 का y एक्सिस में मिरर इमेज 1, 2, Yes, sir. ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो देखिए x एक्सिस में मिरर इमेज निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करिए, y एक्सिस में मिरर इमेज तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब एक और बताता हूं जिसका कि खूब यूज होता है, जैसे y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन में किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालो, x1, y1, ये लाइन है y इक्वल टू x, तो इसका मिरर इमेज हो जाता है y1, x1, समझ गए, y1, x1, मतलब कोऑर्डिनेट्स को फ्लिप कर दी तो y इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज आ जाए। जैसे 1, 2 है तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा 2, 1। क्यों होता है तो देखिए, y इक्वल टू x में जब मिरर इमेज निकालना हो, अब यही करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके हाँ a डैश को मैं ले लेता हूं एज यूजुअल, ये x3, y3, तो x3 को आप क्या लिखते हैं, x1 है ना, x1 प्लस 2a लैम्डा, और a कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 लैम्डा। y3 लिखते हैं तो क्या आता है y1 एंड प्लस 2b लैम्डा, और b कितना है, y का कोफिशिएंट -1, -2 लैम्डा। ठीक है, वेयर लैम्डा इज माइनस ऑफ x के जगह पर x1 डालिए, x1 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी 1, ये हो गया माइनस ऑफ x1 माइनस y1 बाई 2 आ गया। अब जरा इसको रख करके देखिए लैम्डा को, ये हो जाएगा x1 माइनस ऑफ x1 माइनस y1, तो ये y1 हो गया, y कोऑर्डिनेट लिखे तो y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x1 माइनस y1। अब जरा देखिए ये x1 हो गया, x3 इज y1, y3 इज x1, वही तो लिखा हुआ है, नहीं x3 के जगह पर y1 है और y3 के जगह पर x1, समझ गए, ये कायदे कानून से आता है इसीलिए, और थोड़ा सा ह्यूमरस है इसीलिए आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं कि y इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज निकालना हो तो कहता है y इज x एंड x इज y, समझ गए, लाइन का कहना है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज, y इज x एंड x इज y। ठीक है, इसी को समझ गए कि y इक्वल टू x में मिरर इमेज निकालना हो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट को फ्लिप कर देना है और कुछ नहीं करना है, और ये आता है कायदे कानून से भी वही, इसीलिए डायरेक्टली यूज कर लिया।
ऐसे ही आपको y इक्वल टू माइनस एक्स में मिरर इमेज निकालो। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ये ऐसी लाइन होगी, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। ठीक है, x1 कॉमा y1, इसका मिरर इमेज ये y इक्वल टू माइनस एक्स में निकालना। तो पहले तो क्या करिए, कोऑर्डिनेट को फ्लिप कर दीजिए और दोनों का साइन बदल। ठीक है, जैसे Yes, sir. 2, 2, 3 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, -3, -2, मतलब को दोनों कोऑर्डिनेट को फ्लिप करिए और फिर तब उसका साइन चेंज कर। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका है -2, 3, तो इसका मिरर इमेज निकाले। तो कोऑर्डिनेट को फ्लिप कर दीजिए और दोनों का साइन बदल, -3, 2, ये हो गया इसका मिरर इमेज। -2, 3 का मिरर इमेज -3, 2, कोऑर्डिनेट को फ्लिप करके और दोनों का साइन बदल देना। y इज -x एंड x इज -y। समझ गए? तो इस तरह से ये 4 लाइन है, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू x लाइन और y इक्वल टू -x लाइन। इसमें मिरर इमेज आप सीधे सीधे निकाल सकते सर। हैं। हाँ, सर ये लास्ट वाला सर दोबारा समझा दीजिए सर, ये समझ नहीं आ रहा। y इक्वल टू -x में ना, यस सर। y इक्वल टू -x में देखिए इस लाइन का कहना क्या है कि y इज -x और इसी को आप कह सकते हैं x इज -y। यस सर। ठीक है, x इज -y मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज इज माइनस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3, उसमें माइनस लगा दीजिए, वो x कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज हो जाएगा -3। ठीक, यस सर। और y इज माइनस ऑफ x, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज इज माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -2, उसमें माइनस लगा दीजिए 2, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विल बी 2। यस सर, आगे। अब समझ गए? यस सर। y इक्वल टू x में था तो सीधे फ्लिप कर देते, उसमें कुछ और नहीं करना है। y इक्वल टू x में मिरर इमेज का है तो सीधा फ्लिप कर देना है, और जब y इक्वल टू -x में मिरर इमेज का है तो फ्लिप तो कर ही देना है और दोनों का साइन भी बदल देना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर दो। समझ गए? Yes, Yes, sir. अब देखिए, अब एक जो है अभी मैं पूछ लेता हूं, जैसे कहता है आपको 2 पॉइंट्स से A आपका है 1, 3 एंड B 5, 6 आर गिवन। कहता है आपको कि फाइंड अ पॉइंट on x-axis so that find a point नाम देता हूं P on x-axis so that AP plus BP is minimum। समझ गया? कह रहा है कि x एक्सिस पर एक पॉइंट P बताओ जिससे कि AP plus BP मिनिमम हो, AP plus BP मिनिमम।
ठीक है, AP प्लस BP इज मिनिमम। क्या करेंगे? बड़ी अजीब सा सवाल हो गया, नहीं? देखिए, कन्वेंशनल तो हमने कर लिया है, अब इसमें मिरर इमेज का इसका मतलब कोई ना कोई काम होगा, है ना? मिरर इमेज का कोई ना कोई काम होता होगा, तभी अभी पूछा गया है। यहाँ देखिए क्या है कि जैसे फिजिक्स में तो आए दिन मैथमेटिक्स का यूज होता है, नहीं? शुरू में ही सीखते हैं हम, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन वगैरह सीख लेते हैं, इसकी जरूरत होती है। उससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिक्स वाले को भी इच्छा होती है कि कुछ फिजिक्स का पूछ लो, है ना? सब तो साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखेगा कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें फिजिक्स का होगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो है लाइट ट्रेवल्स थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे मान लीजिए टॉर्च आप ऑन करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसकी रोशनी घूम फिर करके पूरे घर में फिर तब जहां आप चाहते हैं वहां जाए पहुंचे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसकी सीध में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आपको दिखेगा, नहीं होगा, अंधेरा है तो नहीं दिखेगा, और रोशनी सीधे सीधे जाएगी। तो लाइट ट्रेवल्स थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो इसके लिए करते क्या है कि एक पॉइंट है अपना 1,3, चलिए 1,3 लगभग यहाँ पर होगा, इसको प्लॉट किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है 5,6, चलिए यहाँ ले लेता हूँ 5,6 रखो। तो अब क्या करते हैं, हमें एक पॉइंट P किस पर खोजना है? एक्स एक्सिस पर। फाइंड अ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस सो दैट AP प्लस BP इज मिनिमम। तो क्या किया लोगों ने, मतलब यहां से एक लाइट रे भेजा, ठीक है, और वो लाइट रे जो इस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाए? 5,6 से पास हो, उस लाइट रे का पाथ शॉर्टेस्ट होगा। नहीं कि ए से निकलने वाली हर रे एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट बी से तो नहीं पास होगी, नहीं, ए से निकलने वाली हर लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद बी से नहीं पास होगी। कोई एक ही लाइन, एक ही रे होगा जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट करे और वहां से रिफ्लेक्ट करे तो बी से होकर के पास करे, ये कोई एक ही बहादुर रे होगा, और उसी रे का पाथ शॉर्टेस्ट होगा, और हमें वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? क्योंकि पहला पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, मतलब टू नो द क्वेश्चन, टू नो द प्रॉब्लम। उसके बाद सॉर्ट आउट करना तो आसान काम कि ए से लाइट रे भेजते जाए, है ना? ए से डिफरेंट लाइट रे भेजते गए, भेजते भेजते वो लाइट रे आइडेंटिफाई हुआ जो इस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद बी से होकर के पास हो, क्योंकि बाकी जगह इंसिडेंट होगा तो उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता होगा उससे निकल जाएगा, तो हो सकता है बी उस रास्ते में नहीं आता होगा। इसका मतलब उस पॉइंट से बी को ज्वाइन करें तो लाइट रे के पास से लंबा रास्ता होगा, तो वो तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से निकलने वाली, ए से निकलने वाली वो लाइट रे जो किसी पॉइंट पी पर इंसिडेंट होकर वहां से रिफ्लेक्ट करे एक्स एक्सिस से, तो बी से होकर के पास होगा, तो ऐसे लाइट रे का पाथ शॉर्टेस्ट होगा। उस केस में EP प्लस PB की वैल्यू मिनिमम एज कंपैरिजन टू अदर पॉइंट P लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। इस बात को समझ गए? बताइए। Yes, sir. है ना? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स टू शॉर्टेस्ट पाथ, इस कॉन्सेप्ट का हम नहीं पूछते। अब जरा देखिए, अब थोड़ा ज्योमेट्री में खेलते हैं। मैक्सिमम काम 10th की ज्योमेट्री से करेंगे, है ना? 11th बहुत कम। देख रहे हैं, इक्वेशन तो एक लाइन में सिमट जाता है, और जो टफ पार्ट होता है इसका वो 10th से पूछता है, और यही सब आपको कहीं भी काम दे देता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन की 3 प्रॉपर्टी होती है ना? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Yes, sir. है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल टू द सरफेस। समझिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे का इंक्लिनेशन होता है किससे? तो नॉर्मल से। नॉर्मल वो, हाँ, है ना? नॉर्मल वो लाइन है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर हो, है ना? तो यही नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है।
इंसिडेंट रे का नॉर्मल से इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जिसको आई हमने कहा है, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसको हमने आर कहा है। समझ गए? एंड आई इक्वल टू आर, ये तो होता ही ये पहला है। Yes, sir. और तीसरा और आखिरी है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग, द थ्री आर इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। समझ गए? ये तीनों को प्लानर होता है, तीनों एक ही प्लेन में होगा। जैसे नॉर्मल है ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, जहां से आई और आर मेजर किया था, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये तीनों लाइन को प्लानर होती है, एक ही प्लेन में होती है। समझ गए? है ना? Yes, sir. एक लाइन Yes, से sir. सेम एंगल पर लेना हो तो ये तो सब लाइन है, तो रोटेट करवाते जाइए, सब एक ही एंगल पर है, सब एक ही एंगल पर है। लेकिन ऐसा होगा कि इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये, जिससे कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाएगा। समझ गया? तीनों को प्लानर। ठीक है, तो ये तीन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब चलिए, अब जरा मैं एक और काम करता हूं। ए का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज निकाल सकते हैं। ए का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज क्या हो जाएगा? 1, -3 1, -3 Minus. है ना? ए 3 यूनिट ऊपर है तो ए डैश जो इसका मिरर इमेज है 3 यूनिट नीचे हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज कर देना है, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज आ जाएगा। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूं, समझ गया? आई इक्वल टू आर तो है ही, से इक्वल टू थीटा मैं ले लेता हूं, दोनों इक्वल है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, नहीं ये एंगल भी हो गया 90 माइनस थीटा। अब जरा बताइए, ये अपना एम है, ए डैश का मिड पॉइंट है, ए डैश का मिड पॉइंट है, क्योंकि ए का मिरर इमेज ए डैश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स एक्सिस है, तो ए डैश का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए डैश का मिड पॉइंट होगा। तो ए एम इज इक्वल टू ए डैश एम, ठीक? एमपी इज कॉमन, एमपी इज कॉमन, ठीक है? तो थर्ड साइड मजबूरी में इक्वल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना? ये 90 है और ये 90 है। अब दो साइड कॉमन हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया? तो एपी विल बी इक्वल टू ए डैश पी, होगा ही पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसीलिए आरएचएस से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एएमपी एंड ट्रायंगल ए डैश एमपी आर कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एंगल ए डैश पी एम इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। Yes, sir. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Yes, sir. ए डैश पी एम एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह का है। Yes, sir. है ना? तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, आर पी एक्स, एंगल आर पी एक्स, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज ए डैश पी एंड बी, सॉरी बी तो है ही ना, आर क्यों दे दिया, बी दे दीजिए ना, बी तो है इस पर रिफ्लेक्टेड रे पर। पी पी एक्स है ना? तो एंगल दिस इंप्लाइज कि ए डैश पी बी, ए डैश पी एंड बी आर कोलिनियर, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह का है। और ये तभी हो सकता है जब ए डैश पी और बी एक ही लाइन में हो। एक्स एक्सिस तो एक लाइन है ही, और दूसरा जो ए डैश पी था और पी से पास होने वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये पीबी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए, तभी जाकर के वो 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा आ गया। अब ये कोलिनियर है, तो अब जरा बताइए, देखिए कितना सारा काम हो गया। आपको निकालना था एपी प्लस पीबी, और एपी इक्वल टू ए डैश पी है, इसको आप कह सकते हैं ए डैश पी प्लस पीबी, और ए डैश पी और बी कोलिनियर है, तो ए डैश पी प्लस
PB will be A dash B. नहीं, AP इक्वल टू A dash P है, ठीक है। यहां से आ गया A dash P और B कोलिनियर है, तो इसका मतलब A dash P और प्लस PB निकालना हो, जैसे पहले निकालना था AP प्लस PB, लेकिन AP A dash P के इक्वल है, तो अब निकालना होगा A dash P प्लस PB, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन में है, तो दिस इज इक्वल टू A dash B, ठीक है। सर ए डैश पी और बी कोलिनियर कैसे है, फिर से बता दीजिए। इसलिए कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, एंगल A dash B Yes. M, और इधर में ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये दोनों एंगल इक्वल है, यस सर। और दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह का है यस सर। ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, इतनी है कि यस सर। कर्व होगा, थोड़ा भी तिरछा होगा तो एंगल विल बी डिफरेंट। इसका इसी से हमने ये कंक्लूड किया कि A dash P एंड B आर टू बी कोलिनियर, तभी जाकर के ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते। ओके सर। अब समझ गए? यस सर। ठीक है, चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल है इसीलिए A dash B और B कोलिनियर हुआ, एक लाइन में हुआ, ये भी आ गया। अब क्या करना है, हमें तो P का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P का कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं x1, 0, नहीं 0 क्यों? इसीलिए कि x एक्सिस का पॉइंट है, और x एक्सिस के सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन ही लिख देते हैं y इक्वल टू 0। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे y इक्वल टू -2 है तो 2 यूनिट नीचे से पास होने वाली लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल हो। y इक्वल टू 2 होगी लाइन तो 2 यूनिट ऊपर से पास होने वाली लाइन होगी। समझ गए? अब चलिए x1, 0, अब क्या कर सकते हैं, तो जैसे AP प्लस PB की मिनिमम वैल्यू क्या है, A डैश और B के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो रूट ऑफ 5 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ प्लस ऑफ 9 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बाहर कर लीजिए और 4 सॉरी 9 है ना, 6 प्लस 3 नहीं 2 कहाँ से बाहर आएगा, 16 और प्लस 81 97। सिक्सटीन प्लस 81 97, ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया। लेकिन हमें चाहिए P का कोऑर्डिनेट, हमें तो कहता था फाइंड पॉइंट P। तो अब क्या करेंगे, दो तरह से स्लोप निकालकर इक्वेट करना है ना, क्योंकि 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एक बार क्या करते हैं, A डैश और B के कोऑर्डिनेट को लेकर के स्लोप निकालते हैं, तो 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, ये हो गया A डैश और B का कोऑर्डिनेट लेकर इस लाइन का स्लोप। दूसरी बार x को इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -3, तो 0 प्लस 3 और अपॉन x1 माइनस 1, A डैश और P का कोऑर्डिनेट लेकर के स्लोप निकालें। ठीक है, तो 9 और अपॉन 4 इक्वल टू 3 और अपॉन x1 माइनस 1। अब 3 से देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब x1 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। अब 1 ऐड कर दीजिए, x1 इक्वल टू 1 प्लस 4/3 मतलब 7/3। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया 7/3, 0। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए? यस सर। ठीक है, तो जिसको मालूम होगा वही इसको कर सकता है, वरना हीट एंड ट्रायल करता रहेगा, यानी तो कॉम्प्लिकेटेड रास्ता अपनाएगा। ठीक, जैसे एक आप करके देखिए, कहता है आपको कि फाइंड अ पॉइंट P